पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश लियोन की हेल्प से गलारिन बर्ड्स को पकड़ना स्टार्ट कर देता है, जहां पर सबसे पहले स्नो स्लाइड स्लोप पे लियोन को एक आर्टिकुनो देखने को मिलता है जिसको वो अपना फ्रेंड बना लेता है। इसके बाद ऐश डिसाइड करता है गलारिन मॉल्ट्रेस को पकड़ने का, जिसके लिए सब लोग आइल ऑफ आर्मर के फील्ड ऑफ ऑनर में आ जाते हैं, जहाँ पर वो डोजो के आसपास काफी देर तक वेट करते हैं, बट उनको गलारिन मॉल्ट्रेस कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। अब आगे मिस्टी और सईना काफी डर रहे होते हैं क्योंकि रात हो चुकी थी एंड वहाँ पर काफी सारे डेंजरस पोकेमॉन थे। तभी पिकाचू को अजीब सा फील होता है और वो बताता है कि उसको घास में किसी पोकेमॉन की आग दिख रही है। कोई भी उसके बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर तभी पीछे से ऐश के ऊपर एक वीवाइल अटैक करने वाला होता है, पर पिकाचू का ध्यान पहले से ही वहीं पर था, जिसके चलते पिकाचू उस वीवाइल के ऊपर थंडरबोल्ट का यूज कर देता है और वो वीवाइल वहाँ से भाग जाता है। तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक आवाज सुनाई देती है। लियोन बोलता है कि फाइनली मेरे अकॉर्डिंग ये गलारिन मॉल्ट्रेस की आवाज है और वो यही कहीं आसपास है, बट हाँ ध्यान देना वो अंधेरे में ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं दिखता है, वो काफी डार्क पोकेमॉन है। सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखना स्टार्ट कर देते हैं और सईना बोलती है कि वहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है पर्पल फ्लेम्स की तरह। लियोन बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना है, वही है गलारिन मॉल्ट्रेस। ऐश और उसके फ्रेंड भागने लगते हैं गलारिन मॉल्ट्रेस का पीछा करने के लिए, ताकि वो कहीं पर भाग ना जाए। तभी लियोन उन सबको रोकता है और बोलता है कि गलारिन मॉल्ट्रेस तुमसे कहीं ज्यादा फास्ट है, अगर तुम उसके पीछे भागते हो तो वो काफी तेजी से भाग जाएगा। एंड मॉल्ट्रेस को डोजो में रहना काफी ज्यादा पसंद है, थोड़ा वेट करो, वो यहाँ पर खुद आएगा। कुछ टाइम तक मॉल्ट्रेस वहीं पर ही उड़ता है और धीरे धीरे कर ऐश और उसके फ्रेंड्स की तरफ आना स्टार्ट कर देता है और वो डोजो में बैठ जाता है। तभी लियोन अपने हिडन पोकेमॉन यानी कि गलारियन आर्टिकुनो को बाहर निकालता है, जो कि गलारिन मॉल्ट्रेस को देख लेता है। वो गलारिन मॉल्ट्रेस के पास जाता है और कुछ टाइम बाद दोनों ही पोकेमॉन से एक दूसरे के साथ फ्रेंड बन जाते हैं। लियोन ने इस मिशन को काफी अच्छी तरीके से पूरा कर लिया था। ऐश और उसके फ्रेंड्स लियोन के स्किल को देखकर काफी शॉक हो गए थे, क्योंकि उसने एक भी बैटल नहीं करी थी। लियोन ने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप के पावर से दोनों पोकेमॉन्स को एक साथ कर लिया था। इसके बाद आर्टिकुनो सब कुछ बता देता है मॉल्ट्रेस को और मॉल्ट्रेस भी समझ जाता है, बट गलारिन मॉल्ट्रेस लियोन के पास आता है और कुछ बोलता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ समझने के बाद लियोन बोलता है कि गलारिन मॉल्ट्रेस बोलना चाहता है कि वो ऐसे ही हमारे साथ नहीं चलेगा, वो भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम उसको कैच करने लायक हो, जिसके लिए तुम्हें उससे बैटल करनी होगी। इस बैटल में तुम्हें उसको डिफीट नहीं करना है, बट काफी अच्छी टक्कर देनी है, जिससे गलारिन मॉल्ट्रेस को पता चल सके कि तुम डिजर्विंग भी हो या फिर नहीं हो उस ट्रियो को कैच करने के लिए। ऐश बोलता है ठीक है, मैं इसके लिए एग्री करता हूँ, बट गलारिन मॉल्ट्रेस को बोलो कि मेन बैटल बाद में ही होगी, जो कि पूरे ट्रियो के साथ होने वाली है। लियोन गलारिन मॉल्ट्रेस को बोल देता है और मॉल्ट्रेस एग्री कर लेता है। ये बैटल 1-on-1 होने वाली थी। गलारिन मॉल्ट्रेस ग्राउंड में आता है, वहीं पर दूसरी तरफ से ऐश भी अपना पोकेबॉल निकाल लेता है। ऐश ने डिसाइड कर लिया था कि वो कौन सा पोकेमॉन यूज करने वाला है। तभी ऐश का पिकाचू ऐश के हाथ में जो पोकेबॉल था उसको अपने टेल का यूज करके गिरा देता है और ग्राउंड में आ जाता है। ब्रॉक बोलता है कि शायद से पिकाचू बैटल करना चाहता है और वो ये नहीं चाहता कि तुम उसके बदले किसी और पोकेमॉन का यूज करो। ऐश बोलता है फिर ठीक है, मैं पिकाचू के साथ ही जाने वाला हूँ। यानी कि ये बैटल होने वाली थी गलारिन मॉल्ट्रेस और पिकाचू के बीच में। बैटल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मॉल्ट्रेस यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, जिसको पिकाचू एजिलिटी का यूज करके डॉज कर लेता है, और फिर पिकाचू यूज करता है थंडरबोल्ट का, जिसको मॉल्ट्रेस डॉज करके यूज करता है हरिकेन अटैक का, जिससे एक काफी बड़ा हरिकेन पिकाचू की तरफ आ रहा होता है। पिकाचू उस हरिकेन के अंदर फंस जाता है, बट ऐश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक यूज करने बोलता है उस हरिकेन पे, जिससे पूरा हरिकेन इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। फिर ऐश बोलता है कि पिकाचू टैकल अटैक का यूज करके उस हरिकेन का डायरेक्शन मॉल्ट्रेस के तरफ कर दो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो हरिकेन गलारिन मॉल्ट्रेस के तरफ जाता है, जिसको वो डॉज करने की कोशिश करता है, बट फिर भी वो अटैक मॉल्ट्रेस के ऊपर लग जाता है, जिससे मॉल्ट्रेस उस इलेक्ट्रीफाइड हरिकेन में फंस जाता है और उसको डैमेज भी पड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक टाइप से वीक था। इसके बाद गलारिन मॉल्ट्रेस यूज करता है हीट वेव अटैक का, जिससे उस इलेक्ट्रीफाइड हरिकेन में हीट वेव्स भी आ जाती है और मॉल्ट्रेस इस हरिकेन से बाहर निकल जाता है। फिर वो व्हर्लविंड का यूज करके इस हरिकेन को पिकाचू की तरफ वापस से मोड़ देता है। पिकाचू इसको डॉज करने की कोशिश करता है, बट वो दोबारा से इस हरिकेन के अंदर फंस जाता है और इस बार हरिकेन पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस हो चुका था, क्योंकि इसमें हीट वेव भी थी, साथ में ये इलेक्ट्रीफाइड भी हो चुका था, जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है एंड फाइनली वो हरिकेन खत्म हो जाता है। इसके बाद पिकाचू यूज करता है वोल्ट टैकल का, जिसको मॉल्ट्रेस डॉज कर लेता है और यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि पिकाचू पर लग जाता है। वहीं पर इसके काउंटर में पिकाचू एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर का यूज करता है, जो कि सुपर इफेक्टिव था गलारियन मॉल्ट्रेस पर, जिससे गलारियन मॉल्ट्रेस को काफी डैमेज पड़ता है। और अब ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल यूज करने बोलता है। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल यूज करने ही वाला होता है, पर
पर तभी बीच में लियोन आ जाता है और बोलता है बस इस बैटल को यहीं पर खत्म कर देते हैं। तुम्हें मोल्ट्रेस को डिफीट नहीं करना था बल्कि उसको टक्कर देनी थी ताकि तुम प्रूफ कर पाओ कि तुम गलारियन बर्ड्स से बैटल करने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए या फिर कैच करने के लिए डिजर्विंग हो। ऐश बोलता है ठीक है। गलारियन मोल्ट्रेस उड़ जाता है और वो काफी इंप्रेस होता है ऐश और पिकाचू के परफॉर्मेंस से। वो अब ऐश को चांस देने के लिए एग्री कर लेता है, जिसको सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लियोन बोलता है कि ऐश तुम काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि गलारियन बर्ड्स जल्दी किसी और रीजन के इंसान पे भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि गलार के लोग भी इनसे जल्दी फ्रेंडशिप नहीं बना पाते, बट इन्होंने तुम पर ट्रस्ट किया है। इससे पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा स्पेशल हो। ऐश बोलता है बिल्कुल, और मैं इनका भरोसा नहीं तोड़ने वाला हूँ। ऐश और लियोन ने अब 2 गलारियन बर्ड्स यानी कि गलारियन आर्टिकुनो और गलारियन मोल्ट्रेस को फ्रेंड बना लिया था। तो ब्रॉक बोलता है कि फाइनली अब हमें चलना चाहिए 3rd गलारियन बर्ड को कैच करने, जो कि होगा गलारियन ज़ैप्डोस। एंड उससे मिलने के बाद हम तीनों ही पोकेमॉन से एक साथ बैटल कर सकते हैं, जिनको डिफीट करके ऐश अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा। लियोन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बट एक बात ध्यान में रखना कि गलारियन ज़ैप्डोस को पकड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ऐश बोलता है ऐसा क्यों? लियोन बोलता है कि सारे ही गलारियन बर्ड्स किसी के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, बट अगर कोई ट्राई करता है तो गलारियन मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो को अपने ऊपर भरोसा दिलाना इजी है। बट वहीं पर इनको कंपेयर करें ज़ैप्डोस से, तो ज़ैप्डोस किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करता है और इन दोनों से बिल्कुल अलग। वो जमीन पे रहने वाला पोकेमॉन है, वो उड़ नहीं सकता और भागता रहता है और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, जिसके चलते उसको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो ओवरऑल तुम्हारे लिए ये काफी चैलेंजिंग टास्क होगा, बट अब क्योंकि हमारे पास 2 लेजेंडरी बर्ड्स है, तो मेरे अकॉर्डिंग 3rd लेजेंडरी बर्ड यानी कि गलारियन ज़ैप्डोस को ढूंढना इजी होना चाहिए। ऐश बोलता है फिर हमें 3rd गलारियन बर्ड को ढूंढना स्टार्ट कर देना चाहिए। लियोन बोलता है ठीक है और वो अपने कॉर्विनाइट को बाहर निकालता है। वहीं पर ऐश भी अपने डियाल्गा को बाहर निकालता है। गलारियन मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो उनके साथ ही रहते हैं। लियोन बोलता है कि इस लेटर के हिसाब से हमें किसी वाइल्ड एरिया में गलारियन ज़ैप्डोस देखने को मिलना चाहिए। बाकी दोनों बर्ड्स की तरह इसकी कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं दी गई है, जिसके चलते इसको ढूंढना काफी मुश्किल होने वाला है। बट इसके लिए हमें सबसे पहले उस ट्री के पास जाना होगा जिसका स्केच इस लेटर में दिया गया है। सब लोग उस ट्री के पास पहुंच जाते हैं अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स का यूज करके, बट उनको आसपास कहीं पर भी गलारियन ज़ैप्डोस देखने को नहीं मिल रहा था। लियोन बोलता है कि हम सब एक बात तो भूल रहे हैं कि इस लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पर तब आना है जब सन अपने पीक पर हो, यानी कि यहाँ पर काफी ज्यादा धूप हो, यानी कि इनडायरेक्टली ये हमें बता रहा है कि दोपहर होनी चाहिए। बट अभी शाम हो रही है, जिसके चलते हमें कल तक वेट करना होगा। ऐश बोलता है क्या हमें फिर से वेट करना होगा? लियोन बोलता है कि हाँ, अगर हमें गलारियन बर्ड्स को पकड़ना है तो हमें पेशेंस रखना ही होगा, वरना हम उनको नहीं पकड़ पाएंगे। लियोन बोलता है कि अब क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि गलारियन ज़ैप्डोस रात में तो नहीं आने वाला है, तो अब हम पोकेमॉन सेंटर में जाके अपनी पूरी रात सेफली बिता सकते हैं। ऐश बोलता है ये तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ऐश, उसके फ्रेंड्स और लियोन पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां पर सबसे पहले वो अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करवाते हैं और फिर पोकेमॉन सेंटर के एक रूम में पूरी रात रेस्ट करते हैं और अगले दिन सुबह हो जाती है। ऐश और लियोन डिसाइड करते हैं कि वो आफ्टरनून में ज़ैप्डोस को ढूंढने जाएंगे, जैसे कि लेटर में लिखा हुआ था, जिसके लिए वो पोकेमॉन सेंटर में रेस्ट लेते हैं। अगले दिन दोपहर में वो ज़ैप्डोस को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लियोन बोलता है कि ज़ैप्डोस का दिखना तो उतना ज्यादा हार्ड नहीं है अगर हम मोल्ट्रेस या फिर आर्टिकुनो से कंपेयर करें, बट अगर वो दिख जाता है तो उसको पकड़ना काफी मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया सबसे पहली चीज तो ये है कि वो किसी भी ह्यूमन पे भरोसा नहीं करता है और फ्रेंडशिप नहीं करता है, और दूसरी चीज वो काफी फास्ट भागता है, जिसके चलते उसका पीछा करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ऐश बोलता है मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है, जिसके चलते मैं इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। लियोन बोलता है ऑलराइट, फिर हम ज़ैप्डोस को ढूंढना स्टार्ट कर दे हैं। वो लोग हर जगह पर ज़ैप्डोस को ढूंढ रहे थे। लियोन बोलता है कि हमें ज़ैप्डोस रैंडमली कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, हमें अलग अलग एरिया में जाना चाहिए, और जिसको भी ज़ैप्डोस मिलता है वो अपने पोकेमॉन का यूज करके सबको इन्फॉर्म कर देगा, जिसके बाद सब लोग एक जगह पर आ जाएंगे। सबको ये आइडिया पसंद आ जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। सभी लोग ज़ैप्डोस को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रॉक को कोई भी पोकेमॉन आसपास देखने को नहीं मिल रहा था। ऐश, लियोन, मिस्टी काफी ज्यादा फोकस्ड होकर ज़ैप्डोस को ढूंढ रहे थे, तभी सरीना को एक ज़ैप्डोस दिख जाता है। इन्फॉर्म करने से पहले सरीना ये कंफर्म करना चाहती थी कि वो गलारियन ज़ैप्डोस है या फिर कोई और पोकेमॉन है। वो धीरे धीरे करके उसके पास जाती है, पर तभी वो पोकेमॉन भागना स्टार्ट कर देता है और वो काफी तेज था, जिससे सरीना को पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि वो गलारियन ज़ैप्डोस ही है। वो अपने पोकेमॉन पैंचम का यूज करती है, जो कि ऐश के फ्रेंड्स को सरीना के पास बुला लाता है। सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं कि सरीना को इतना जल्दी ज़ैप्डोस कैसे दिख गया। सरीना सब कुछ बता देती है और बोलती है कि वो यहीं से भागा है, सब उसी दिशा में जाते हैं। लियोन बोलता है कि हमें इस तरह से गलारियन ज़ैप्डोस नहीं मिलने वाला है, वो काफी फास्ट पोकेमॉन है और अभी तक वो काफी दूर चला गया होगा, हमें भी कुछ फास्ट पोकेमॉन का यूज करना होगा। लियोन अपने पोकेबॉल को निकालता है और बाहर भेजता है ड्रैगापुल्ट को, जो कि ड्रैगन और घोस्ट टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है गला रीजन से। इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। लियोन बोलता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं देख के आता हूँ कि गलारियन ज़ैप्डोस कहाँ पर गया है। वो अपने
अपने ड्रैगोपुल्ट के ऊपर बैठ जाता है और ड्रैगोपुल्ट टेलीपोर्ट होते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ता है। वहीं पर ऐश और उसके फ्रेंड्स उसी जगह पर वेट करते हैं। काफी टाइम हो जाता है बट अभी भी लियोन वापस नहीं आया था। ब्रॉक बोलता है कि अगर लियोन को ज़ैप्डोस दिख भी गया तो वो ज़ैप्डोस को यहाँ पर कैसे लाएगा। ऐश बोलता है कि लियोन के पास फ्रेंडशिप बनाने की काफी अच्छी स्किल्स है, डेफिनेटली वो ज़ैप्डोस के साथ भी काफी अच्छी फ्रेंडशिप बना लेगा जिससे ज़ैप्डोस यहाँ पर आ जाएगा। ब्रॉक बोलता है देखते हैं। सब लोग वेट करते हैं और कुछ टाइम बाद फाइनली लियोन दिख जाता है। वो ड्रैगोपुल्ट पर बैठे हुए ऐश और उनके फ्रेंड्स की तरफ आ रहा था बट उसके साथ कोई भी पोकेमॉन नहीं था। कुछ टाइम बाद लियोन ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास पहुंच जाता है और ब्रॉक पूछता है लियोन क्या हुआ, तुम्हें ज़ैप्डोस नहीं दिखा। लियोन बोलता है मुझे एक पोकेमॉन भागता हुआ तो दिखा था, वो ज़ैप्डोस से काफी ज्यादा सिमिलर था और मैंने उस पोकेमॉन को कैच भी किया है। ऐश बोलता है वो कौन सा पोकेमॉन है, उसको बाहर निकालो। लियोन बोलता है बिल्कुल, बट तुम इसको देखकर डिसअपॉइंटेड होने वाले हो। लियोन एक पोकेबॉल को निकालता है और बाहर फेंकता है एंड उसमें से एक काफी तेज भागने वाला ऑरेंज कलर का पोकेमॉन दिखता है जो कि बर्ड पर बेस्ड था। बट नहीं, ये ज़ैप्डोस नहीं था बल्कि यह डॉड्रियो था। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लियोन बोलता है कि शायद सहीना ने ज़ैप्डोस के बदले डॉड्रियो देखा हो और वो कंफ्यूज हो गई हो। सहीना भी काफी डिसअपॉइंटेड हो गई थी और वो बोलती है कि हाँ मैंने इसी पोकेमॉन को देखा था, ये काफी फास्ट भाग रहा था और दिखने में भी काफी सिमिलर है। लियोन बोलता है कि हाँ डॉड्रियो काफी फास्ट भागता है और इसको मैराथन में भी यूज किया जाता है। वेल अभी के लिए हमें गलारियन ज़ैप्डोस के सर्च को वापस से स्टार्ट करना होगा। लियोन डॉड्रियो को रिलीज कर देता है और सब वापस से अलग अलग हो जाते हैं। सब अलग अलग डायरेक्शन में जाकर गलारियन ज़ैप्डोस को ढूंढते हैं। किसी को भी गलारियन ज़ैप्डोस देखने को नहीं मिल रहा था बट वहीं पर सहीना को वापस से गलारियन ज़ैप्डोस देखने को मिलता है। बट क्योंकि पिछली बार सहीना से एक मिस्टेक हो गई थी कि उसने गलारियन ज़ैप्डोस को डॉड्रियो समझ लिया था, इसीलिए वो इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी बट स्टिल वो चेक करना चाहते थे, जिसके चलते वो उस पोकेमॉन के पास जाती है। एंड इस बार ये पोकेमॉन काफी अलग लग रहा था बट स्टिल सहीना सबको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसको इग्नोर कर देती है। तभी दूसरी तरफ से लियोन आता है और वो भी उस पोकेमॉन को देखता है। लियोन बोलता है कि फाइनली मुझे ज़ैप्डोस दिख गया। लियोन अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है जो कि सबको इन्फॉर्म कर देता है कि लियोन को ज़ैप्डोस दिख गया है और सहीना को पता चल जाता है कि ये गलारियन ज़ैप्डोस ही था। इस बार भी उसने काफी बड़ी मिस्टेक कर दी थी बट लियोन ने सही टाइम पर आके इस मिस्टेक को कवर अप कर दिया। सारे ही लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। ज़ैप्डोस को नहीं पता था कि उसके आसपास कोई है, जिसके चलते वो एक जगह पर खड़े रहता है और भागता नहीं है। लियोन अपने चार्जार्ड को बोलता है कि जाओ और ज़ैप्डोस से बैटल करो। जैसे ही चार्जार्ड ज़ैप्डोस के पास पहुँचता है, ज़ैप्डोस को सेंस हो जाता है कि उसके आसपास कोई है और वो भागना स्टार्ट कर देता है। अब असली रेस स्टार्ट हो गई थी। अब देखना यह था कि ऐश और उसके फ्रेंड ज़ैप्डोस को कैच कर पाते हैं या फिर नहीं। ज़ैप्डोस काफी तेजी से आगे बढ़ता है और देखते ही देखते गायब हो जाता है। लियोन अपने ड्रैगोपुल्ट को बाहर निकालता है और वो टेलीपोर्ट होते हुए आगे बढ़ता है। वहीं पर ऐश भी अपने डियाल्गा और पालकिया को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर बैठकर ऐश और उसके फ्रेंड्स गलारियन ज़ैप्डोस का पीछा करते हैं। वो लोग ज़ैप्डोस को अब देख पा रहे थे पर धीरे धीरे गलारियन ज़ैप्डोस आगे बढ़ता जा रहा था। ड्रैगोपुल्ट भी उसके स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था और अब ज़ैप्डोस काफी ज्यादा दूर जा चुका था। सबकी होप चली गई थी। तभी ब्रॉक को याद आता है कि ऐश तुम्हारे डियाल्गा के पास ऐसी पावर्स है कि वो टाइम को स्लो कर सकता है, तो क्यों ना तुम अपने डियाल्गा का यूज करके टाइम को स्लो कर दो, जिससे गलारियन ज़ैप्डोस और हम भी स्लो हो जाएंगे बट डियाल्गा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। जिसके बाद डियाल्गा जाकर गलारियन ज़ैप्डोस को रोक सकता है। ऐश बोलता है कि हाँ ये तो बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है। ऐश डियाल्गा को रुकने बोलता है और डियाल्गा सबको जमीन पर उतार देता है। जिसके बाद ऐश डियाल्गा को ऑर्डर देता है कि टाइम को स्लो कर दो, जिससे गलारियन ज़ैप्डोस स्लो हो जाएगा और फिर तुम जाकर उसको कैचअप कर लो। डियाल्गा बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो टाइम को स्लो कर देता है, जिससे सारे लोग और इंसान स्लो हो जाते हैं डियाल्गा को छोड़कर। डियाल्गा काफी स्पीड से कैचअप कर रहा होता है ज़ैप्डोस को, पर टाइम को स्लो करने के बाद भी अभी भी ज़ैप्डोस की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते डियाल्गा टाइम को पूरी तरह से स्टॉप कर देता है। टाइम रुक जाता है और अब कोई भी पोकेमॉन या फिर इंसान मूव नहीं कर पा रहा था डियाल्गा को छोड़कर, जिससे डियाल्गा काफी ज्यादा इजीली ज़ैप्डोस के पास पहुंच जाता है और वो टाइम को वापस से नॉर्मल कर देता है और फिर ज़ैप्डोस के ऊपर यूज करता है ड्रैगन पल्स अटैक का, जिससे ज़ैप्डोस वहीं पर गिर जाता है। कुछ टाइम में लियोन भी अपने ड्रैगोपुल्ट का यूज करके वहाँ पर पहुंच जाता है। वहीं पर ऐश और उसके फ्रेंड्स भी पालकिया के ऊपर बैठकर वहाँ पर आ जाते हैं एंड उनको देखने को मिलता है कि डियाल्गा के मूव के चलते ज़ैप्डोस काफी वीक हो चुका है। डियाल्गा ने डायरेक्टली ड्रैगन पल्स को ज़ैप्डोस के पैर पे यूज किया था, जो कि गलारियन ज़ैप्डोस की पावर है। लियोन बोलता है कि गलारियन ज़ैप्डोस के लेग्स उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका यूज करके वो काफी तेज भागता है और इसके पैर में पावर भी है, जिसका यूज करके ये काफी सारे पावरफुल अटैक्स का भी यूज कर सकता है। और अब क्योंकि इसके लेग्स इंजर्ड हो चुके हैं तो ये अपने पावर का यूज नहीं कर सकता है। लियोन बैंडेज बाहर निकालता है और वो उस बैंडेज को ज़ैप्डोस के पैर पर लगा देता है, जिसके बाद वो पोशन का भी यूज करता है ज़ैप्डोस के लेग्स पर। ज़ैप्डोस काफी ज्यादा इंजर्ड होता है बट स्टिल वो ह्यूमंस को हेट करता था, जिसके चलते वो लियोन के ऊपर ड्रिल पैक का यूज कर देता है। लकीली लियोन उससे बच जाता है बट लियोन का चार्जार्ड वहीं पर होता है, जिसको ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि उसके होते हुए लियोन के ऊपर कोई पोकेमॉन अटैक कर रहा है और वो फ्लेम थ्रोअर का यूज करने जा रहा होता है, पर लियोन उसको रोक लेता है और फ्लेम थ्रोअर का यूज नहीं करने देता है। गलारियन ज़ैप्डोस अभी भी काफी
काफी गुस्सा था और वो उठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट उसके लेग्स इंजर्ड थे जिसके चलते वो वापस से गिर जाता है। ज़ैप्डोस किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहा था। वो वहां से उठ के भागने लगता है, बट उसका पैर इंजर्ड था जिसके चलते वो वापस गिर जाता है। लियोन बोलता है कि अबे तुम्हें रेस्ट करना होगा। लियोन और भी पोशन लगाता है ज़ैप्डोस के पैर पर। ज़ैप्डोस काफी वीक हो चुका था। तभी लियोन और ऐश अपने अपने सीक्रेट पोकेमॉन यानी कि गलारियन, आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस को बाहर निकालते हैं। तीनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। ये ट्रियो यूनाइट हो चुका था। जैसा कि लियोन और ऐश ने समझाया था, मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो ज़ैप्डोस से बात करते हैं और उसको सब कुछ बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि ऐश और लियोन काफी अच्छे लोग हैं एंड उनके ऊपर तुम्हें ट्रस्ट करना चाहिए। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि ज़ैप्डोस मान गया है, पर तभी वो आर्टिकुनो के ऊपर ड्रिल पैक का यूज करता है और वापस से वहां से भागने की कोशिश करता है, बट दोबारा से गिर जाता है। वो अभी भी इंजर्ड था। लियोन बोलता है ज़ैप्डोस अभी तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। ऐश बोलता है लियोन ऐसे तो बात नहीं बन रही है। लियोन बोलता है इसमें डेफिनेटली टाइम लगने वाला है, बट मुझ पर भरोसा रखो, मैं ज़ैप्डोस को अपना फ्रेंड जरूर बनाऊंगा। पूरा दिन बीत जाता है और लियोन ज़ैप्डोस के पास ही रहता है और उसकी देखभाल करता है। ज़ैप्डोस भी इस चीज को नोटिस करता है। रात में ज़ैप्डोस को काफी अच्छा फील होता है और वो दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है। ज़ैप्डोस कुछ दूर तक चलता है और सबको ये देखकर लगता है कि ज़ैप्डोस अब पूरी तरह से फिट हो चुका है और ज़ैप्डोस भागना भी स्टार्ट कर देता है, पर तभी कुछ देर भागने के बाद ज़ैप्डोस वापस से गिर जाता है। यानी कि ज़ैप्डोस अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। उसको अभी भी और केयर की जरूरत थी। लियोन पूरी रात ज़ैप्डोस की केयर करता है और उसको मेडिसिन और पोशन वगैरह लगाता है। ज़ैप्डोस भी इस चीज को नोटिस करता है और उसको लियोन के ऊपर भरोसा होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर ज़ैप्डोस, लियोन, ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद उनको देखने को मिलता है कि ज़ैप्डोस पूरी तरह से फिट हो चुका है और वो खड़ा हुआ है। वो भाग भी सकता है, बट वो वहाँ से भाग नहीं रहा है, जबकि उसको ह्यूमंस पसंद नहीं है। ये देखकर सब लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़ैप्डोस लियोन के पास आता है। ब्रॉक बोलता है कि फाइनली मुझे लग रहा है कि तुमने जितना ज़ैप्डोस की केयर की है वो देखकर ज़ैप्डोस तुम्हें पसंद करने लगा है और वो तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता है। ये सुनकर लियोन काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम डेफिनेटली मेरे फ्रेंड बन सकते हो। ज़ैप्डोस काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बट इसके बाद लियोन अपनी बात बताता है कि ऐश को पूरे ट्रियो से बैटल करनी है। पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए लियोन आर्टिकुनो को बाहर निकालता है, वहीं पर ऐश मोल्ट्रेस को बाहर निकालता है। मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो ऑलरेडी इस बात पे एग्री कर चुके थे, वहीं पर ज़ैप्डोस भी अब इस बात पे एग्री कर लेता है और बैटल के लिए रेडी हो जाता है। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है फाइनली अब मैं अपने लास्ट ट्रियो यानी कि गलारियन बर्ड से बैटल करूंगा एंड उनको डिफीट करके मैं पोकेमॉन मास्टर से बैटल कर सकता हूँ या फिर सेकंड टास्क पे प्रोसीड कर सकता हूँ। तीनों ही लेजेंडरी बर्ड एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और बैटल के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। ऐश ने पहले से डिसाइड करके रखा होता है कि उसके 3 पोकेमॉन कौन से होने वाले हैं। वो अपने तीनों ही पोकेमॉन निकाल लेता है। मिस्टी, ब्रॉक, सरीना, सबको पता होता है कि ऐश के 3 पोकेमॉन कौन से होंगे और ऐश उनको भेज भी देता है। ये पोकेमॉन कोई और नहीं थे बल्कि क्रिएशन ट्रियो थे, यानी कि डियालगा, पाल्किया और गिराटिना। लियोन बोलता है कि ऐश ये एक एवरेज ट्रियो है एंड इसके सामने तुम क्रिएशन ट्रियो का यूज कर रहे हो जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। डेफिनेटली अब काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। गलारियन, मोल्ट्रेस, ज़ैप्डोस और आर्टिकुनो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो लोग काफी ज्यादा फास्ट थे। सबसे पहले गलारियन ज़ैप्डोस यूज करता है ब्रेव बर्ड अटैक का गिराटिना के ऊपर, जिसको गिराटिना काउंटर करता है ऑरा स्फीयर अटैक के साथ। ऑरा स्फीयर ज्यादा पावरफुल था जिसके चलते गलारियन ज़ैप्डोस को काफी डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ गलारियन मोल्ट्रेस यूज करता है डार्क पल्स अटैक का डियालगा के ऊपर, जिसके काउंटर में डियालगा यूज करता है ड्रैगन पल्स अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और ड्रैगन पल्स ज्यादा पावरफुल था जिसके चलते वो डार्क पल्स को ओवर पावर करते हुए गलारियन मोल्ट्रेस के ऊपर लग जाता है, जिससे मोल्ट्रेस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद गलारियन आर्टिकुनो यूज करता है आइसी विंड अटैक का पाल्किया के ऊपर, जिसके काउंटर में पाल्किया यूज करता है ठंडा बोल्ट अटैक का। ये दोनों अटैक भी टकरा जाते हैं एंड पिछले 2 बार की तरह इस बार भी क्रिएशन ट्रियो का अटैक ज्यादा पावरफुल निकलता है। पाल्किया का ठंडा बोल्ट ओवर पावर कर लेता है आइसी विंड अटैक को एंड ये सुपर इफेक्टिव ठंडा बोल्ट जाकर गलारियन आर्टिकुनो के ऊपर लगता है, जिससे आर्टिकुनो भी नीचे गिर जाता है। अब तीनों ही गलारियन बर्ड्स नीचे गिर चुके थे और ये 3 अटैक से काफी ज्यादा वीक हो गए थे। ऐश बोलता है ये बैटल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। डियालगा ठंडा बोल्ट का यूज करो ज़ैप्डोस के ऊपर, पाल्किया और गिराटिना अर्थ पावर अटैक का यूज करो मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो के ऊपर। सारे पोकेमॉन अपने अटैक कर देते हैं और अब क्योंकि गलारियन बर्ड्स वीक होकर नीचे गिरे हुए थे जिसके चलते वो इन अटैक्स को डॉज नहीं कर पाते और ये सारे अटैक उनके ऊपर लग जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। ऐश बोलता है मुझे पता था कि गलारियन बर्ड ट्रियो क्रिएशन ट्रियो के मुकाबले काफी ज्यादा वीक है, बट मुझे ये नहीं पता था कि गलारियन बर्ड ट्रियो इतना ज्यादा वीक है कि वो 2 ही अटैक में हार जाएंगे और क्रिएशन ट्रियो को डैमेज ही नहीं दे पाएंगे। वेल मुझे क्या, मुझे तो इनको डिफीट करके सेकंड टास्क पे जाना है और पोकेमॉन मास्टर से बैटल करना है।
तो ये मेरे लिए अच्छा ही है। कुछ टाइम बाद धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि तीनों ही पोकेमॉन्स को कुछ भी डैमेज नहीं पड़ा है। उल्टा वो तीनों पोकेमॉन वापस से खड़े हो गए हैं, मानो कि उन अटैक ने उनको और ज्यादा पावरफुल कर दिया हो। लियोन बोलता है कि ऐश, तुम्हें गलारियन बर्ड्स के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आनी चाहिए थी। गलारियन ज़ैप्डोस की एबिलिटी है वोल्ट एब्जॉर्ब। इस एबिलिटी के चलते उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक का असर नहीं पड़ता है और डियाल्गा ने इलेक्ट्रिक टाइप अटैक थंडरबोल्ट का यूज किया था, जो कि ज़ैप्डोस ने एब्जॉर्ब कर लिया। वहीं पर गलारियन मोल्ट्रेस की एबिलिटी है फ्लेम बॉडी और गलारियन आर्टिकुनो की एबिलिटी है कॉम्पिटिटिव। इन दोनों ही एबिलिटी के चलते ये दोनों ही पोकेमॉन्स ग्राउंड टाइप से इम्यून हो जाते हैं, साथ में ये फ्लाई भी कर सकते हैं। एंड गिराटिना और पाल्किया दोनों ने ही ग्राउंड टाइप अटैक का यूज किया था, जिसके चलते ये तीनों ही पोकेमॉन को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश और इसके फ्रेंड्स ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब ऐश बोलता है कि मैं इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करने वाला हूँ। ऐश अपने डियाल्गा को आयरन टेल यूज करने बोलता है गलारियन ज़ैप्डोस के ऊपर, बट वो अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है डिस्चार्ज अटैक का, जिससे डियाल्गा को डैमेज पड़ता है। बट इसके काउंटर में डियाल्गा यूज कर देता है अपने सिग्नेचर अटैक रोड ऑफ टाइम का, जिसको ज़ैप्डोस एजिलिटी का यूज करके डॉज करने की कोशिश करता है, पर लास्ट मोमेंट पे यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लियोन बोलता है कि अब तो ज़ैप्डोस नहीं बचने वाला। कुछ टाइम बाद धुआं हटता है और देखने को मिलता है कि गलारियन ज़ैप्डोस सच में इस अटैक को सहन नहीं पाया था, वो हार गया था। यानी कि गलारियन बर्ड ट्रियो की तरफ से अब सिर्फ और सिर्फ दो ही पोकेमॉन बचे हुए थे, जो कि थे गलारियन आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस। वहीं पर क्रिएशन ट्रियो के तीनों ही पोकेमॉन्स को अभी तक कोई भी डैमेज नहीं पड़ा था, वो फुली हील्ड अप थे। ब्रॉक बोलता है ये तो एक वन साइडेड बैटल होने वाली है और ऐसा होते हुए दिख भी रहा है। अब पाल्किया यूज करता है एक्वा टेल अटैक का गलारियन मोल्ट्रेस के ऊपर, जिसको मोल्ट्रेस डॉज कर लेता है और पाल्किया के ऊपर फ्लेम चार्ज अटैक का यूज करता है, जिससे वो काफी तेजी से पाल्किया की तरफ आ रहा होता है। पर लास्ट मोमेंट पे पाल्किया एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खोल देता है, जिसके अंदर मोल्ट्रेस चला जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि उसके पास काफी कम टाइम था और तभी पाल्किया उस डायमेंशन को बंद भी कर देता है। ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी कभी ऐसा नहीं देखा होता है। ऐश बोलता है कि मैंने अभी तक पाल्किया को इस पोर्टल का यूज करके अटैक्स को दूसरे डायमेंशन में भेजते हुए देखा था, बट मैं पहली बार उसको किसी पोकेमॉन को दूसरे डायमेंशन में भेजते हुए देख रहा हूँ और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मोल्ट्रेस के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ पर चला गया है। सब लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, बट अब गलारियन बर्ड्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था, जो कि था गलारियन आर्टिकुनो। किसी को भी गलारियन आर्टिकुनो से कोई उम्मीद नहीं थी। अब गिराटिना यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जिसके काउंटर में गलारियन आर्टिकुनो रिफ्लेक्ट अटैक का यूज कर देती है और वो शैडो बॉल जाकर गिराटिना के ऊपर ही लग जाता है, जिससे गिराटिना को डैमेज पड़ता है। ये सबसे पहले ऐसा अटैक था जो कि क्रिएशन ट्रियो के ऊपर लगा था और उनको डैमेज पड़ा था। पूरा क्रिएशन ट्रियो अभी भी फुल पावर के अंदर था, वहीं पर अकेला आर्टिकुनो बचा हुआ था। लियोन बोलता है कि ये बैटल खत्म हो चुकी है, अब सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था। ऐश बोलता है कि चलो गलारियन आर्टिकुनो को भी डिफीट कर देते हैं। डियाल्गा आयरन टेल का यूज करो, पाल्किया एक्वा टेल का यूज करो, वहीं पर गिराटिना यूज करो शैडो बॉल अटैक का। सबसे पहले डियाल्गा आयरन टेल का यूज करता है, जिसको आर्टिकुनो डॉज कर लेता है, पर तभी उसके ऊपर एक्वा टेल अटैक लग जाता है और आर्टिकुनो नीचे गिरने लगता है। तभी मिड एयर में उसके ऊपर शैडो बॉल अटैक भी लग जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। धुआं हटने के बाद देखने को मिलता है कि गलारियन आर्टिकुनो भी हार चुका है, यानी कि ऐश ने पूरी तरह से गलारियन बर्ड्स को डिफीट कर दिया था। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है, पर तभी वो जाकर तीनों ही लेजेंडरी बर्ड्स को देखता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। तीनों ही लेजेंडरी बर्ड वापस से खड़े हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक थे, बस काफी ज्यादा वीक हो गए थे बैटल करके। ऐश बोलता है देखकर अच्छा लगा। लेजेंडरी बर्ड ट्रियो ये देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि ऐश सेलिब्रेशन करने के बजाय उनको देखने आया था। तभी वहाँ पर लियोन भी आ जाता है और वो भी लेजेंडरी बर्ड से पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो। लेजेंडरी बर्ड्स बिल्कुल ठीक थे। ज़ैप्डोस और आर्टिकुनो लियोन के पास चले जाते हैं, वहीं पर मोल्ट्रेस ऐश के पास आता है। सब काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी मिस्टी बोलती है कि शायद से मोल्ट्रेस चाहता है कि ऐश उसको कैच करे, वहीं पर ज़ैप्डोस और आर्टिकुनो चाहते हैं कि लियोन उनको कैच करे और तीनों ही पोकेमॉन्स तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐश बोलता है अगर ऐसा है तो बिल्कुल तुम मेरी टीम में आ सकते हो। ऐश अपना पोकेबॉल को बाहर निकालता है और उसमें मोल्ट्रेस आ जाता है। ऐश ने एक रीजनल फॉर्म, इनफैक्ट एक लेजेंडरी पोकेमॉन का रीजनल फॉर्म कैच कर लिया था, जो कि था गलारियन मोल्ट्रेस। वहीं पर लियोन भी बिना किसी टाइम वेस्ट के गलारियन आर्टिकुनो और ज़ैप्डोस को कैच कर लेता है। तभी सरीना बोलती है कि यहाँ पर गलारियन मोल्ट्रेस वापस कैसे आया, जबकि वो तो किसी और डायमेंशन में चला गया था। ऐश बोलता है कि हाँ ये तो सोचने वाली बात है। ब्रॉक बोलता है कि पाल्किया जिस पोकेमॉन को दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है उसको वापस भी ला सकता है। ऐश बोलता है वो कैसे। ब्रॉक बोलता है ये काफी सिंपल है, जिस डायमेंशन में पाल्किया ने उस पोकेमॉन को भेजा है उसी डायमेंशन का पोर्टल पाल्किया वापस खोल देगा, जिससे वो पोकेमॉन उस पोर्टल का यूज करके वापस से रियल वर्ल्ड में वापस आ सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही किया, पाल्किया ने
बैटल के एंड में सबको समझ में आ जाता है कि गलारियन मोल्ट्रेस वापस कैसे आ गया। ऐश मोल्ट्रेस को लेकर काफी खुश होता है। इसके बाद ऐश आकर अपने क्रिएशन ट्रियो से भी मिलता है जिसने काफी हेल्प की थी। ऐश की ये टास्क कंप्लीट करने में ऐश तीनों ही पोकेमॉन्स को अपने पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। लियोन बोलता है कि अब क्योंकि तुम्हारे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ऐश बोलता है ठीक है, बाय द वे मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए थैंक यू। लियोन बोलता है कि अगर आगे भी कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना मत भूलना। और लियोन वहाँ से चले जाता है। ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं फर्स्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है और फाइनली अब वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के चेयरमैन को कॉल लगाता है। ऐश बोलता है मैंने फाइनली गलारियन बर्ड्स को कैच कर लिया है। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का चेयरमैन ऐश की प्रोग्रेस को चेक करता है और वो बोलता है कि हाँ, रिकॉर्ड्स में बताया जा रहा है कि तुमने गलारियन बर्ड्स को डिफीट कर दिया है और इसके साथ तुमने फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इस टास्क को कंप्लीट करने में ऐश को काफी ज्यादा मेहनत लगी थी। ऐश बोलता है कि इससे ज्यादा लंबा टास्क आज तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है, ये सबसे ज्यादा हार्ड टास्क था। पोकेमॉन लीग चेयरमैन बोलता है कोई बात नहीं, फर्स्ट टास्क हार्ड था तो सेकंड टास्क हार्डेस्ट होने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया था सेकंड टास्क में तुम्हें एक अननोन ट्रेनर को डिफीट करना है सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइपिंग का पोकेमॉन यूज करके। वेल सबसे पहले तो तुम्हें मुझे ये क्लियर करना होगा कि तुम कौन से टाइपिंग के 6 पोकेमॉन यूज करने वाले हो, या फिर तुम्हें टीम बनाना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें उस अननोन ट्रेनर की लोकेशन दे दूंगा जिससे तुम बैटल कर सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस टास्क में ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए, बट हाँ वो ट्रेनर काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है और सिर्फ एक टाइपिंग के पोकेमॉन को यूज करके उस ट्रेनर को डिफीट करना काफी हार्ड होने वाला है, तो गुड लक। ऐश बोलता है थैंक यू और पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का चेयरमैन उस कॉल को कट कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि तो ऐश तुमने क्या डिसाइड किया है, तुम कौन से टाइपिंग के पोकेमॉन्स को यूज करने वाले हो। ऐश बोलता है करेंटली मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, सबसे पहले तो मुझे मेरे पोकेमॉन्स के ऊपर रिसर्च करनी होगी, जिसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि मेरे पास कौन से टाइपिंग के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, बट अगर मैं एक गेस करूँ तो तुम्हें ड्रैगन टाइप के पोकेमॉन्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि तुमने रिसेंटली इस टास्क को कंप्लीट करते हुए काफी सारे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स को कैच किया है, जैसे कि रेक्वाजा, डियाल्गा, पाल्किया और गिराडिना। इन पोकेमॉन्स को यूज करने से तुम्हारे उस ट्रेनर को डिफीट करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐश बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, बट क्या हम उस बैटल में लेजेंडरी पोकेमॉन्स का यूज कर भी सकते हैं? अगर ऐसा है तो मेरी टीम काफी परफेक्ट हो जाएगी। ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के चेयरमैन को दोबारा से कॉल लगाता है और वो चेयरमैन आंसर देते हुए बोलता है कि तुम पूरे बैटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज कर सकते हो, बट अननोन ट्रेनर जो कि तुम्हारा अपोनेंट होने वाला है उसके पास कोई भी लिमिट नहीं है मिथिकल या फिर लेजेंडरी पोकेमॉन यूज करने की। ऐश बोलता है ये तो काफी अनफेयर होने वाला है। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का चेयरमैन बोलता है कि इसी से तो तुम्हारा टेस्ट होगा और वो फोन रख देता है। ब्रॉक बोलता है कि अब हमें अच्छे से रिसर्च करनी होगी कि तुम्हारे पास कौन से टाइपिंग के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रॉक बोलता है कि सबसे पहले हमें तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स को उनके टाइपिंग के अकॉर्डिंग लिस्ट करना होगा। ऐश इसमें कोई भी इनएक्सपीरियंस पोकेमॉन को नहीं लेके जाना चाहता था, जिसके चलते वो अपने सारे के सारे ओरिजिनल पोकेमॉन्स को लिस्ट कर देता है अपने टाइपिंग के अकॉर्डिंग। ऐश ने किसी भी न्यू पोकेमॉन को नहीं काउंट किया था क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ऐश उन सारे पोकेमॉन्स को अपने टाइपिंग के हिसाब से लिस्ट कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि इनमें से सबसे पहले हमारा काम होगा उन टाइपिंग्स को एलिमिनेट करना जिसमें 5 से कम पोकेमॉन है, क्योंकि डेफिनेटली तुम उन टाइपिंग को यूज ही नहीं कर सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ इसमें सबसे पहले रॉक टाइपिंग एलिमिनेट होगी, क्योंकि मेरे पास 2 ही रॉक टाइप पोकेमॉन्स है जो कि है बोल्डोर और लाइकेन रॉक। फिर आती है स्टील टाइपिंग। मेरे पास स्टील टाइपिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि है लुकारियो। फिर आती है साइकिक और फायर टाइप। मैंने अपने जर्नी में आज तक कोई भी साइकिक या फायर टाइप पोकेमॉन नहीं पकड़ा जो कि एक्सपीरियंस हो। हाँ मैंने पोकेमॉन मास्टर बनने के जर्नी में कुछ साइकिक और फायर टाइप पोकेमॉन जरूर पकड़े थे जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट है पॉइजन टाइप। पॉइजन टाइप में मैंने आज तक सिर्फ 3 पोकेमॉन पकड़े हैं जो कि है बल्बासौर, बक और नागानाडेल। आइस टाइप में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन है जो कि है ग्लेली और स्क्रैगी। घोस्ट टाइप में मेरा इकलौता पोकेमॉन गेंगार है। वहीं पर बक टाइप के भी मेरे पास 3 पोकेमॉन है जो कि है बटरफ्री, लिवानी और हेराक्रॉस। एंड हाँ ऑब्वियसली मैंने इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन में पिकाचू के अलावा कोई और एक्सपीरियंस पोकेमॉन नहीं कैच किया है। बस यही कुछ टाइपिंग्स थी जिस टाइपिंग के मेरे पास 5 से कम पोकेमॉन है एंड मैं उनको यूज नहीं कर सकता हूँ। ब्रॉक बोलता है ऑलराइट मैंने इन टाइपिंग्स को नोट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि जो भी बची हुई टाइपिंग है उन टाइपिंग से तुम्हारे पास 5 या फिर उससे ज्यादा पोकेमॉन है जिसको तुम उस ट्रेनर के सामने यूज कर सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ एग्जैक्टली। ब्रॉक बोलता है कि तो मैं उन सारे टाइपिंग को लिस्ट कर देता हूँ, फिर हम उन सारे पोकेमॉन्स को देखेंगे। सबसे पहली है नॉर्मल टाइप, फिर आती है ग्राउंड टाइप, देन डार्क टाइप और फाइटिंग टाइप। इसके बाद आती है ग्रास टाइप, ड्रैगन टाइप, वाटर टाइप, फ्लाइंग टाइप और फायर टाइप। इन सारे टाइपिंग के तुम्हारे पास 5 से ज्यादा या फिर 5 पोकेमॉन्स है, तो अब इन टाइपिंग के हमें सारे पोकेमॉन लिस्ट कर लेने होंगे। ऐश बोलता है ठीक है और वो सबसे पहले अपने नॉर्मल टाइप पोकेमॉन्स को लिस्ट करता है। ऐश के पास टोटल 7 नॉर्मल टाइप पोकेमॉन्स थे जो कि थे पिजियोट, टॉरस, अनफेजेंट, नॉकटाउल, स्वेलो, स्टारैप्टर और स्नोरलैक्स।
सारे ही काफी स्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट टाइपिंग है ग्राउंड टाइप, जिसके पास ऐश के 5 पोकेमॉन्स है जो कि है डॉनफैन, टॉर्टेरा, ग्लाइस्कोर, पाल्पिटोड और क्रोकोडाइल। फिर आती है डार्क टाइप। डार्क टाइप में ऐश के पास टोटल 4 पोकेमॉन्स है जो कि है स्क्रैगी, इन्सिनेरोर, ग्रीनिंजा और क्रोकोडाइल। सहीना बोलती है कि बट 4 पोकेमॉन्स का यूज करके उस ट्रेनर से बैटल करना इम्पॉसिबल है। डार्क टाइप को हम नहीं काउंट कर सकते। ब्रॉक बोलता है कि अगर तुमने नोटिस नहीं किया तो ऐश के डार्क टाइप पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हम किसी अनएक्सपीरियंस डार्क टाइप पोकेमॉन को ऐड कर लेंगे, जिससे ये टीम बिल्कुल परफेक्ट 5 पोकेमॉन्स की हो जाएगी। सहीना बोलती है कि हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आती है फाइटिंग टाइप। इस टाइपिंग के ऐश के पास 6 पोकेमॉन्स हैं जो कि है प्राइमेप, हेराक्रॉस, इन्फर्नेप, पिग्नाइट, स्क्रैगी और हवलूचा। ये सारे काफी स्ट्रॉन्ग हैं। नेक्स्ट टाइप है ग्रास टाइप। ग्रास टाइप के ऐश के पास 7 पोकेमॉन्स है जो कि है सेप्टाइल, लिवानी, बेलीफ, राउलेट, बल्बासौर और टॉर्टेरा। मिस्टी बोलती है कि ऐश तुम्हारे पास ड्रैगन टाइप के कितने पोकेमॉन्स है? ऐश बोलता है कि मेरे पास ड्रैगन टाइप के भी 5 पोकेमॉन्स हैं जो कि है गारशॉप, नॉइवन, नागानाडेल, गुड्रा, ड्रैगनाइट। सारे ही पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग थे। ब्रॉक बोलता है कि अब सिर्फ 3 टाइपिंग बचती है जो कि है वाटर टाइप, फ्लाइंग टाइप और फायर टाइप। इनके भी तुम्हारे पास 5 से ज्यादा पोकेमॉन्स हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, मेरे वाटर टाइप पोकेमॉन है स्क्वार्टल, किंगलर, लैप्रेस, एलिगेटर, क्रोडॉन, ब्यूजेल, ओशोवॉट, पाल्पिटोड, ग्रीनिंजा और ड्रैकोविश। फ्लाइंग टाइप की बात करें तो मेरे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन से अनफेजेंट, चार्जार्ड, नॉइवन, स्वेलो, बटरफ्री, नॉकटाउल, टैलनफ्लेम, पिजियॉट, स्टारएप्टर, ग्लाइस्कोर, हवलूचा, ड्रैगनाइट और राउलेट। इस टाइपिंग के मेरे पास सबसे ज्यादा पोकेमॉन्स हैं। वहीं पर बात करें लास्ट टाइपिंग के जो कि है फायर टाइप। फायर टाइप के मेरे पास टोटल 7 पोकेमॉन्स हैं जो कि है चार्जार्ड, इन्फर्नेप, विलावा, टॉरकोल, पिग्नाइट, टैलनफ्लेम और इंसिनेरोर। ब्रॉक बोलता है कि ओके, तो ये सारी वो टाइपिंग है जिनके तुम्हारे पास 5 या फिर उससे ज्यादा पोकेमॉन है। वेल, अब कंपेयर किया जाए तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे पास कुछ टाइपिंग के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है। सबसे पहले टाइपिंग है फायर टाइप। इसके तुम्हारे 5 पोकेमॉन्स हो सकते हैं चार्जार्ड, इन्फर्नेप, टाइफ्लोजन, टैलनफ्लेम और इंसिनेरोर। ये टीम सच में काफी सॉलिड लग रही है। नेक्स्ट टाइप आती है डार्क टाइप की टीम। इसमें तुम्हारे पास 4 ही पोकेमॉन्स है जो कि है स्क्रैगी, इंसिनेरोर, ग्रीनिंजा और क्रोकोडाइल। बट सारे ही पोकेमॉन सुपर स्ट्रॉन्ग है, तो इसको भी कंसिडरेशन में लेना होगा। फिर आती है ड्रैगन टाइप टीम। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है तुम्हारी, जिसमें आते हैं गारचॉप, नॉइवन, नागानाडेल, गुड्रा और ड्रैगनाई। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें इन 3 टाइपिंग में से किसी एक टाइपिंग का यूज करना चाहिए। ये तीनों ही टाइपिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है। ऐश सबसे अपने ओपिनियन पूछता है कि तुम लोग कौन से टीम को चूज करना चाहोगे। मिस्टी बोलती है कि मैं चूज करना चाहूंगी ड्रैगन टाइप टीम को। ड्रैगन टाइप में तुम्हारे काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है। ब्रॉक बोलता है कि मैं भी ड्रैगन टाइप से ही एग्री करता हूँ। वहीं पर सरीना का ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट था। वो चाहती थी कि ऐश फायर टाइप पोकेमॉन टीम का यूज करे। ऐश बोलता है कि मतलब अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि इनमें से तुम कौन से टीम को चूज करना चाहते हो, तुम्हें उसी के साथ जाना चाहिए। ऐश बोलता है कि देखने में ड्रैगन टाइप टीम ज्यादा सॉलिड लग रही है फायर टाइप से, बट अगर क्लोजली देखें तो मेरे फायर टाइप टीम में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पोकेमॉन है और इवन मेरा एस पोकेमॉन चार्जार्ड भी है। प्लस इस टीम में इन्फर्नेप जैसा पोकेमॉन भी है जो कि किसी भी टाइम पे बैटल को पलट सकता है और मुझे बैटल जिता सकता है। तो हाँ, मेरा फाइनल ओपिनियन यही होने वाला है कि मैं जाने वाला हूँ फायर टाइप टीम के साथ। ब्रॉक बोलता है ठीक है, तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि तुम फायर टाइप टीम का यूज करने वाले हो उस अननोन ट्रेनर के सामने। ऐश बोलता है कि हाँ, और मेरे 5 पोकेमॉन्स होने वाले हैं टाइफ्लोजन, चार्जार्ड, इन्फर्नेप, इंसिनेरोर और टैलनफ्लेम। सरीना बोलती है कि बट तुम एक मिथिकल या फिर लेजेंडरी पोकेमॉन का भी यूज कर सकते हो, तो तुम्हारा 6th पोकेमॉन कौन सा होने वाला है? ऐश बोलता है मैंने अपनी जर्नी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फायर टाइप के लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन्स कैच किए हैं जो कि है मोल्ट्रेस और ग्राउडॉन। मिस्टी बोलती है मतलब पूरी तरह से क्लियर है कि तुम ग्राउडॉन को ही यूज करने वाले हो। ऐश बोलता है एग्जैक्टली, पर तभी ब्रॉक बोलता है कि ग्राउडॉन अपने बेस फॉर्म में ग्राउंड टाइप पोकेमॉन होता है। वो प्राइमल फॉर्म में जाने के बाद एक फायर और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन बनता है। ऐश बोलता है फिर तो मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ग्राउडॉन के अलावा मेरे पास कोई और स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है फायर टाइप का। ऐश पोकेमॉन चेयरमैन को कॉल लगाता है और वो कंफर्म कर देता है कि मैं फायर टाइप पोकेमॉन टीम को यूज करने वाला हूँ। पोकेमॉन चेयरमैन नोट कर लेता है और पूछता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें लोकेशन बताऊं, क्या तुम्हारे कुछ और क्वेश्चन है? ऐश बोलता है कि हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अपने टीम में ग्राउडॉन को यूज कर सकता हूँ? चेयरमैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ग्राउडॉन को यूज कर सकते हो, भले ही वो अपने बेस फॉर्म में एक फायर टाइप पोकेमॉन नहीं है, बट प्राइमल फॉर्म में जाने के बाद वो फायर टाइप पोकेमॉन बन जाता है। ऑल्सो वो एक फायर टाइप पोकेमॉन की अपीयरेंस देता है और वोल्केनोस में भी रहता है, तो तुम इसका यूज कर सकते हो। ऐश बोलता है फिर ठीक है, अब मुझे लोकेशन बताओ। चेयरमैन बोलता है ठीक है, तो तुमने अब काफी ट्रैवल कर लिया अपने होम रीजन में, बट अब तुम्हें नॉर्दर्न रीजन में रिटर्न करना होगा और वहाँ के एक स्पेसिफिक लोकेशन पे तुम्हें वो ट्रेनर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तुम यहाँ पर आ जाओ। ऐश बोलता है ठीक है। वो पोकेबॉल से अपने हुपा को बाहर निकालता है जो कि अपने रिंग का यूज करके ऐश और उसके फ्रेंड्स को टेलीपोर्ट कर देता है नॉर्डन के केव के पास, जिस केव का यूज
करके सभी लोग नॉर्डर्न रीजन में पहुंच जाते हैं वापस से। ऐश और उसके फ्रेंड्स को इतने टाइम बाद नॉर्डर्न रीजन में वापस आकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब वो चेयरमैन को वापस से कॉल लगाता है। चेयरमैन बोलता है कि नॉर्डर्न रीजन में एक माउंटेन है जहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ पड़ती है, उसी माउंटेन के ऊपर वो ट्रेनर ट्रेनिंग कर रहा है और वहाँ पर जाके तुम्हें उससे बैटल करनी है। एंड एक बात याद रखना कि वो ट्रेनर तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है बट तुम उस ट्रेनर को नहीं जानते हो। ये बोलकर चेयरमैन कॉल रख देता है। इसके बाद ऐश एक और बार चेयरमैन को कॉल लगाता है बट चेयरमैन फोन नहीं उठाता। चेयरमैन ने उस ट्रेनर की लोकेशन और वो कौन है ये बिल्कुल मिस्टीरियस रखा था। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो ट्रेनर कौन है जिसको वो नहीं जानता है बट वो ट्रेनर ऐश को जानता है और सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ये तो हमें तभी जानने को मिलेगा जब हम उस माउंटेन पे पहुंचेंगे और उस ट्रेनर से मिलेंगे, इसीलिए हमें बिना किसी टाइम वेस्ट के ये जर्नी को स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ऐश बोलता है हमें नॉर्डर्न में बर्फीला माउंटेन कहाँ पर देखने को मिलेगा। मिस्टी बोलती है क्या तुम्हें याद है तुमने जब लेजेंडरी बर्ड ट्रियो यानी कि आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस को कैच किया था नॉर्डर्न रीजन में, तो आर्टिकुनो को कैच करने के लिए तुम एक बर्फीले माउंटेन पे ही गए थे जहाँ पर तुम्हें एक नदी मिली थी और उस नदी का यूज करके तुम पहुँच गए थे एक केव में जो कि था सी फॉर्म आइलैंड। यहाँ पर तुम्हें आर्टिकुनो देखने को मिला था। ऐश को याद आ जाता है। ऐश बोलता है कि हाँ वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस माउंटेन है और मेरे अकॉर्डिंग वो ट्रेनर वहीं पर हो सकता है। वहाँ पर कोई देखने को भी नहीं मिलता है और स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स किसी ऐसी जगह पर ट्रेनिंग करते हैं। अब ऐश उस फाइट को स्टार्ट करने से पहले सोचता है कि उसको अपनी टीम चेंज कर लेनी चाहिए और उसको अपनी टीम में सारे के सारे फायर टाइप पोकेमॉन्स रखने चाहिए या फिर उन पोकेमॉन्स को रखना चाहिए जिनको वो यूज करने वाला है उस बैटल में। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये सही आइडिया रहेगा, वहाँ पर जाने के बाद शायद ही तुम्हें मौका मिलेगा पोकेमॉन्स को चेंज करने का। ऐश पास के एक पोकेमॉन सेंटर में जाके प्रोफेसर को कॉल लगाता है और अपने पोकेमॉन्स को बुला लेता है। एंड ऐश की फायर टाइप टीम बिल्कुल रेडी होती है बट इसके चक्कर में ऐश को अपना पिकाचू भी प्रोफेसर ओक के पास भेजना पड़ता है। वेल अब टीम चेंज करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स को पता था कि उनको कहाँ जाना है, उनको वही माउंटेन पे जाना था, तो वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और सभी लोग चार्जार्ड पर बैठकर उस माउंटेन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं जो कि उनके लोकेशन से काफी दूर था, जिसके चलते उनको काफी टाइम लग जाता है वहाँ तक पहुँचने में। बट फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स उस माउंटेन पे पहुँच जाते हैं जिसके बाद चार्जार्ड को ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि फायर टाइप पोकेमॉन्स को ऐसे कंडीशन में बाहर रखना सही नहीं होगा, तुम्हें उनको पोकेबॉल के अंदर ले लेना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ ये सही रहेगा। वो अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है एंड वो लोग अब उस माउंटेन पे क्लाइंब करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर उनको काफी सारी केव्स देखने को मिल रही थी। ब्रॉक बोलता है कि इन केव्स को भी देखते हुए चलना, हो सकता है कि वो ट्रेनर इस केव के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हो क्योंकि ठंड में लोग केव के अंदर रहना ज्यादा प्रीफर करते हैं। ऐश बोलता है स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स बाहर ही रहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो बाहर ही होगा। सैना बोलती है कि ये फाइट करने का टाइम नहीं है, तुम्हें दोनों जगह पर ढूंढना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ ये परफेक्ट रहेगा। वो लोग रास्ते में आने वाली सारे ही केव्स के अंदर देखते हैं बट उनको वो ट्रेनर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है और वो लोग उस माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करते रहते हैं। मिस्टी बोलती है कि हमें इस माउंटेन के ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि जब पिछली बार हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर काफी ज्यादा तेज तूफान आ गया था जिसमें हम फंस गए थे, तो इस बार भी वैसा हो सकता है और अगर हम इस माउंटेन के पीक पे चले जाते हैं तो हो सकता है कि हमें इंजरी भी हो जाए, इसीलिए हमें सेफ रहना चाहिए। ऐश मिस्टी के बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो क्लाइंब करते रहता है। मिस्टी, सैना और ब्रॉक सभी ऐश को मना कर रहे थे ऊपर क्लाइंब करने के लिए बट ऐश किसी की भी बात नहीं मान रहा था और ऊपर क्लाइंब करते जा रहा था। तभी एक काफी तेज तूफान आ जाता है बिल्कुल पिछले बार के तरह, जिससे सब लोग ऐश को आवाज देते हैं और बोलते हैं कि ऐश ये तूफान धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, हमें कहीं पर रुकना होगा वरना ये हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है। ऐश ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और वो पूरे पैशन से उस ट्रेनर को ढूंढ रहा था। वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ऐश के कंपेनियंस भी ऐश का पीछा करते रहते हैं। तूफान और तेज हो जाता है और एक बार तो ऐश नीचे गिरने वाला था पर वो किसी तरह से बच जाता है और ऊपर चढ़ना कंटिन्यू करता है। कुछ टाइम बाद वो लोग माउंटेन के पीक पर पहुंच जाते हैं बट उनको आसपास कोई भी ट्रेनर देखने को नहीं मिल रहा था। ऐश के फ्रेंड्स भी माउंटेन के पीक पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ऐश इतना मेहनत करके हम यहाँ पर आए और इसके बाद भी हमें कोई ट्रेनर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, वो ट्रेनर यहीं कहीं होना चाहिए। सब लोग काफी ज्यादा ढूंढते हैं और तभी ऐश को एक ओल्ड लेडी देखने को मिलती है जो कि माउंटेन के पीक पर बैठी हुई थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ओल्ड लेडी अकेले यहाँ पर माउंटेन के पीक पे क्या कर रही है बैठकर। सैना बोलते हैं कि ऐश तुम्हें उस लेडी से उस ट्रेनर के बारे में पूछना चाहिए, क्या पता उसको इन्फॉर्मेशन हो। ऐश बोलता है कि हाँ ये सही आइडिया है। ऐश उस ओल्ड लेडी के पास जाता है और वो ओल्ड लेडी ऐश को देखती है। ऐश पूछता है क्या आपने आसपास कोई ट्रेनर को देखा है। वो ओल्ड लेडी मना कर देती है और बोलती है 1 मिनट, तुम ऐश ही हो ना। ऐश बोलता है कि हाँ मैं ऐश हूँ बट आपको कैसे पता। वो ओल्ड लेडी बोलती है कि वो ट्रेनर मैं ही हूँ, तुम्हें मुझसे ही बैटल करनी है और ये बैटल यहीं पर होगी यानी कि माउंटेन के पीक पर होने वाली है। सब लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि ऐश का अपोनेंट
और कोई नहीं बल्कि वो ओल्ड लेडी ही थी। ऐश बोलता है बट मुझे चेयरमैन ने बताया था कि वो ड्राइवर तुम्हें जानता होगा बट तुम उसे नहीं जानते होगे, जिसको सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया था। बट अब लिटरली मैं आपको नहीं जानता हूँ, बट क्या आप मेरे को जानते हो? वो ओल्ड लेडी बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड शॉक रह जाते हैं कि उस ओल्ड लेडी को ऐश के बारे में कैसे पता था। ऐश बोलता है क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो? वो ओल्ड लेडी बोलती है कि बिल्कुल, मेरा नाम है प्रोफेसर कैरोलिना, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं सिनो रीजन में कैलेस्टिक टाउन हिस्टोरिकल रिसर्च सेंटर में काम करती हूँ और वहाँ की हेड हूँ। एंड भले तुम मेरे बारे में ना जानते हो बट डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स के बारे में जानते होगे। ऐश बोलता है आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव वो कौन है? वो ओल्ड लेडी बोलती है कि मेरा एक काफी अच्छा फ्रेंड है साइरस, जिसके इंटेंशन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो टीम गैलेक्टिक का लीडर है और वो एक काफी ज्यादा एविल कैरेक्टर है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड को कंट्रोल में करने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसके चलते मेरी फ्रेंडशिप उसके साथ टूट जाती है। और मैं नेक्स्ट जिस के बारे में बताऊंगी वो सुनकर तुम काफी शॉक होने वाले। वो सिनो रीजन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और पॉपुलर कैरेक्टर है और वो मेरी रिलेटिव है। स्पेसिफिकली वो मेरी ग्रैंड डॉटर है। क्या तुम गेस कर सकते हो? ऐश बोलता है 1 मिनट, मैं गेस कर सकता हूँ। क्या वो डॉन है? ओल्ड लेडी मना कर देती है और बोलती है कि मुझे डॉन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। फिर ऐश सिनो के कुछ जिम लीडर्स के बारे में सोचता है जो कि थे मेलिन, गार्डेनिया और कैंडिस, बट वो ओल्ड लेडी इनको भी पहचानने से मना कर देती है। वो बोलती है ये सब तो काफी ज्यादा छोटे पोस्ट पे है, क्या तुम किसी बड़े पोस्ट के फीमेल कैरेक्टर को सोच सकते हो? ऐश बोलता है कि हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ज़ोई आपकी ग्रैंड डॉटर है क्योंकि वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर और एक पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर है, साथ में वो डॉन की राइवल भी है। वो ओल्ड लेडी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और बोलती है कि तुम तो अभी तक गेस नहीं कर पाए, शायद मुझे ही बताना होगा। मेरी ग्रैंड डॉटर और कोई नहीं बल्कि सिनो की चैंपियन सिंथिया है। ऐश बोलता है क्या सिंथिया? सिंथिया तो पोकेमॉन वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है एंड अगर आप उनकी ग्रैंड मदर हो तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मिस्टी काफी डिसअपॉइंटेड होती है और वो बोलती है कि ऐश तुम कितने डम हो सकते हो कि तुमने इतने सारे कैरेक्टर के नाम सोचे बट तुम सिनो के मेन फीमेल कैरेक्टर यानी कि सिंथिया के बारे में भूल ही गए। सब लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। कैरोलिना बोलती है कि मैं सिंथिया से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंने तुम्हारी और सिंथिया की बैटल देखी थी। तुम्हें सिंथिया को डिफीट करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, जिसके चलते तुम्हें मुझसे बैटल करने से पहले सोचना चाहिए। ऐश काफी डर चुका था, भले उसने पहले सिंथिया को डिफीट कर रखा है बट सिंथिया एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है एंड अब उसको सिंथिया से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर और एक्सपीरियंस ट्रेनर से बैटल करनी है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुमने सिंथिया से पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइम में बैटल करी थी जब तुम्हारे पास ज्यादा पोकेमॉन नहीं थे और सारे के सारे पोकेमॉन इनएक्सपीरियंस थे, बट अब तुमने और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। साथ में तुमने पोकेमॉन मास्टर बनने के जर्नी के बीच में काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स पकड़े हैं और तुम्हारे पोकेमॉन्स काफी एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं, तो मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे तरफ है। तुम ये बैटल जीत सकती हो, तुम उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये सुनकर ऐश फुली मोटिवेट हो जाता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपसे बैटल करने के लिए। कैरोलिना बोलती है कि ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम कौन से टाइपिंग के पोकेमॉन्स को यूज करने वाले हो? ऐश बोलता है कि हाँ, मैं फायर टाइप पोकेमॉन्स को यूज करने वाला हूँ। कैरोलिना बोलती है ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है बट साथ में काफी ज्यादा कॉमन भी, क्योंकि काफी सारे पोकेमॉन कैरेक्टर फायर टाइप को ही चूज करते हैं मेरे से बैटल करने के लिए। ऐश बोलता है कि क्या कोई पोकेमॉन ट्रेनर मेरे से पहले भी बैटल करने आ चुका है आपसे? कैरोलिना बोलती है कि हाँ, मेरे से बैटल करने के लिए काफी सारे ट्रेनर्स आते हैं बट इनके बीच में काफी गैप होता है। पिछला ट्रेनर मेरे से 5 साल पहले बैटल करने आया था बट मैं जनरल के हिसाब से बता रही हूँ कि फायर टाइप पोकेमॉन्स को ज्यादा यूज किया जाता है मेरे सामने। तो भले ही तुम्हारे पास फायर टाइप के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है बट मैं इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ। मुझे पता है कि इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और ये भी मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है कि इनको काउंटर कैसे करना है। ये सुनकर ऐश काफी डर जाता है और वो सोचने लगता है कि उसने फायर टाइप पोकेमॉन्स को चूज करके कोई गलती तो नहीं कर दी। सईना बोलती है कि ऐश ये ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, तुम्हारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स फायर टाइप के ही हैं और तुम्हें उन पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें ये गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हारे फायर टाइप पोकेमॉन तुम्हें ये बैटल जरूर जिताएंगे। कैरोलिना बोलती है कि अब क्योंकि सारा डिस्कशन हो चुका है तो इस बैटल को स्टार्ट करना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। कैरोलिना बोलती है कि स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रूल कंफर्म कर दूं। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इस बैटल में तुम्हें एक सिंगल टाइपिंग के पोकेमॉन्स यूज करना है जिसमें से 5 नॉन लेजेंडरी होने चाहिए। इस बैटल में तुम्हें एक सिंगल टाइपिंग के पोकेमॉन्स यूज करना है जिसमें से 5 नॉन लेजेंडरी होने चाहिए और सिर्फ एक पोकेमॉन लेजेंडरी हो सकता है। आइटम्स का यूज करके सिर्फ और सिर्फ एक ही फेनोमेना यूज करना अलाउड है। अब ये सब तो कॉमन रूल्स थे जिनके बारे में तुम्हें पता ही होगा, बट इसमें एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रूल है। जैसे कि मैंने बताया, ये बैटल माउंटेन के पीक पर होने वाली है और माउंटेन का पीक ज्यादा बड़ा नहीं है।
तो अगर बैटल करते हुए तुम्हारा या फिर मेरा कोई भी पोकेमॉन बैटल ग्राउंड यानी कि पीक से नीचे गिर जाता है तो उसको डिफीटेड माना जाएगा, तुम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। ऐश बोलता है ये तो काफी ज्यादा वियर्ड रूल है। वो ओल्ड लेडी बोलती है कि एंड में रूल्स ही होते हैं, तुम्हें ये रूल्स फॉलो करने होंगे, ये पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के द्वारा बनाए गए हैं। ऐश बोलता है ठीक है चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। कैरोलिना भी बिल्कुल रेडी होती है और ऐश अपना फर्स्ट पोकेबॉल निकाल लेता है। वहीं पर कैरोलिना भी अपना फर्स्ट पोकेबॉल निकालती है। दोनों ही अपने पोकेमॉन्स को ग्राउंड पर फेंकते हैं। ऐश का पोकेमॉन होता है टाइफ्लोजन, वहीं पर कैरोलिना का पोकेमॉन होता है स्पिरिटूम। कैरोलिना बोलती है कि ऐश तुम्हें ये पोकेमॉन तो काफी अच्छी तरीके से याद होगा, इसको देखकर तुम्हें कुछ मेमोरीज याद आ रही है। ऐश बोलता है कि हाँ ये पोकेमॉन मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है और ऐश काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। सरीना बोलती है कि ऐश तुम डरे हुए क्यों है, इस पोकेमॉन ने ऐसा क्या किया है। ऐश फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें ऐश वर्सेस सिंथिया बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंथिया ने अपने स्पिरिटूम को यूज किया था, जिसके बाद स्पिरिटूम ने सिंगल हैंडेडली ऐश की आधी टीम यानी कि 3 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था। और हाँ इसमें ऐश का एस पोकेमॉन पिकाचू भी शामिल था। अब फ्लैशबैक हट जाता है और हमें ऐश दिखाया जाता है जो कि डरा हुआ था। ऐश अपने टाइफ्लोजन को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है पर स्पिरिटूम उस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है शैडो बॉल अटैक का जो कि टाइफ्लोजन के ऊपर लग जाता है। अब ऐश अपने टाइफ्लोजन को थंडर पंच अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर स्पिरिटूम यूज करता है सक्कर पंच अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और दोनों पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है, पर स्पिरिटूम टाइफ्लोजन को रेस्ट लेने का टाइम नहीं देता। वो कंफ्यूज रे अटैक का यूज कर देता है जो कि टाइफ्लोजन के ऊपर लग जाता है और टाइफ्लोजन कंफ्यूज हो जाता है। ऐश अपने टाइफ्लोजन को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है बट कंफ्यूज होने के चलते टाइफ्लोजन इस अटैक का यूज नहीं कर पाता और उसको खुद डैमेज पड़ जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ साइकिक अटैक का यूज करके स्पिरिटूम टाइफ्लोजन को कंट्रोल करता है और आसमान में लेकर जाकर नीचे फेंक देता है, जिसके चलते टाइफ्लोजन जमीन पर गिर जाता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। बैटल के स्टार्ट से ही स्पिरिटूम डोमिनेट कर रहा था। अब टाइफ्लोजन यूज करता है फायर ब्लास्ट अटैक का, जिसको स्पिरिटूम डॉज करने की कोशिश करता है पर लास्ट में वो अटैक स्पिरिटूम पर लग जाता है, जिससे स्पिरिटूम को डैमेज पड़ता है। अब इसके काउंटर में स्पिरिटूम यूज करता है सिल्वर विंड अटैक का। ऐश बोलता है टाइफ्लोजन फ्लेम थ्रोअर का यूज करके इस अटैक को काउंटर करने की कोशिश करो, बट क्योंकि टाइफ्लोजन कंफ्यूज था इसी के चलते वो फ्लेम थ्रोअर वो खुद पर यूज कर लेता है, जिससे टाइफ्लोजन को डैमेज पड़ता है। साथ में सिल्वर विंड अटैक भी उसके ऊपर लग जाता है। इससे टाइफ्लोजन को डैमेज तो पड़ता है बट ये बग टाइप अटैक था, जिसके चलते टाइफ्लोजन पूरी तरह से स्टिंग शॉट से कवर हो जाता है और अब ना ही वो कुछ देख पा रहा था और ना ही मूव कर पा रहा था। कैरोलिना बोलती है कि स्पिरिटूम ये काफी अच्छा मौका है, हिप्नोसिस अटैक का यूज करो। स्पिरिटूम बिल्कुल ऐसे करता है पर तभी टाइफ्लोजन कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है और उसके ऊपर जितना भी स्टिंग शॉट लगा हुआ था उनको फ्लेम थ्रोअर का यूज करके टाइफ्लोजन जला देता है, बट इसके बीच में उसके ऊपर हिप्नोसिस अटैक लग जाता है, जिससे टाइफ्लोजन सो जाता है। ऐश टाइफ्लोजन को उठाने की काफी कोशिश करता है बट टाइफ्लोजन उठने का नाम नहीं ले रहा था। तभी स्पिरिटूम यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, जिससे टाइफ्लोजन को डैमेज पड़ता है। इसके बाद वो शैडो बॉल और साइकिक जैसे अटैक्स का भी यूज करता है, जिससे टाइफ्लोजन काफी ज्यादा वीक हो चुका था। अब फाइनली टाइफ्लोजन उड़ जाता है पर तभी स्पिरिटूम सक्कर पंच का यूज कर देता है और इस एक फाइनल अटैक के साथ फाइनली टाइफ्लोजन हार जाता है, यानी कि ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन हार गया था। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। ब्रॉक बोलता है कि बैटल के स्टार्ट से ही टाइफ्लोजन बिल्कुल क्लूलेस लग रहा था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ऐश ने अपने टाइफ्लोजन को ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी थी और उसको ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। वहीं पर दूसरी तरफ स्पिरिटूम में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पोकेमॉन है। ऐश तुमको इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए और आगे के बैटल के बारे में सोचना चाहिए। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड होकर अपने टाइफ्लोजन को वापस बुलाता है और निकालता है अपने नेक्स्ट पोकेबॉल को। ऐश बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से यूज नहीं किया है पर जितने भी बार यूज किया तुमने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है और इस बार भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जाओ टैलोनफ्लेम। सरीना टैलोनफ्लेम को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि टैलोनफ्लेम ऐश का वन ऑफ द बेस्ट कैलोस पोकेमॉन है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा है और इसने ऐश को काफी सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स भी जिताई है। कैरोलिना बोलती है कि टैलोनफ्लेम ये तो एक काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है, देखना होगा कि तुम्हारा टैलोनफ्लेम क्या कर पाता है। बट हाँ एक बात बिल्कुल याद रखना कि मैं और स्पिरिटूम कोई भी मर्सी नहीं शो करने वाले हैं। ऐश बोलता है मुझे अपने टैलोनफ्लेम पर पूरा भरोसा है। ऐश अपने टैलोनफ्लेम को फ्लेम चार्ज के साथ स्टार्ट करने बोलता है। वहीं पर इसके काउंटर में स्पिरिटूम यूज करता है सक्कर पंच अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है क्योंकि ये दोनों ही अटैक का डैमेज बिल्कुल इक्वल था। ब्रॉक बोलता है कि भले यहाँ पर लग रहा हो कि दोनों पोकेमॉन्स को इससे फायदा नहीं हुआ है बट इससे टैलोनफ्लेम को फायदा हुआ है स्पिरिटूम के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर कोई पोकेमॉन फ्लेम चार्ज का यूज करता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। बैटल कंटिन्यू होती है और स्पिरिटूम यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जिसको टैलोनफ्लेम अपनी स्पीड का यूज करके डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है टैलोनफ्लेम एक्रोबैटिक्स अटैक का
यूज करो। टैलनफ्लेम बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो स्पिरिटूम के सामने आ जाता है, पर तभी कैरोलिना बोलती है कि स्पिरिटूम अपने सीक्रेट वेपन यानी कि हिप्नोसिस अटैक का यूज करो। और अब क्योंकि टैलनफ्लेम स्पिरिटूम के काफी पास आ गया था, इसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और बिल्कुल टाइफ्लोजन की तरह सो जाता है। मिस्टी बोलती है कि कैरोलिना तो तुम्हें एक ही स्ट्रैटेजी का यूज करके बैटल में पीछे करते जा रही है, तुम्हें जल्दी कुछ सोचना होगा। टैलनफ्लेम अब उठ नहीं पा रहा था और इसका फायदा उठाते हुए स्पिरिटूम यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जिससे टैलनफ्लेम को डैमेज पड़ता है। इसके बाद स्पिरिटूम यूज करता है ओमिनस विंड अटैक का, जिससे काफी तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाती है। इससे टैलनफ्लेम को डैमेज तो बढ़ता है बट वो साथ में उठ भी जाता है। अब ऐश अपने टैलनफ्लेम को वापस से फ्लेम चार्ज अटैक यूज करने बोलता है और वो स्पिरिटूम के पास पहुंच जाता है। कैरोलिना अपने स्पिरिटूम को सिल्वर विंड अटैक यूज करने बोलती है, पर इतने में उसके ऊपर फ्लेम चार्ज लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है, बट स्पिरिटूम अपना फोकस लूज नहीं करता है और सिल्वर विंड अटैक का यूज कर देता है, जिससे टैलनफ्लेम पूरी तरह से स्ट्रिंग शॉट से कवर हो जाता है। अब ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि टैलनफ्लेम कैसे सही होगा। तभी ऐश को याद आता है कि टैलनफ्लेम के पास एक काफी स्पेशल एबिलिटी है जो कि उसने यूज की थी नॉइवन के एग को वार्म करने के लिए, जो कि थी फ्लेम बॉडी एबिलिटी। ऐश अपने टैलनफ्लेम को वापस से वही एबिलिटी यूज करने बोलता है और ये एबिलिटी काम भी आ जाती है। टैलनफ्लेम अपने फ्लेम बॉडी एबिलिटी का यूज करके सारे स्ट्रिंग शॉट को जला देता है और फ्री हो जाता है। अब ऐश अपने टैलनफ्लेम को फ्लायर ब्लिट्स अटैक यूज करने बोलता है और स्पिरिटूम इसको काउंटर करता है सक्कर पंच अटैक के साथ। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और दोनों पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है, बट स्पिरिटूम के साथ एक काफी अजीब चीज होती है, उसके आजू बाजू फ्लेम्स आ जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा साइन है, अगर तुम किसी पोकेमॉन के ऊपर फ्लायर ब्लिट्स का यूज करते हो तो उसको डैमेज तो पड़ता ही है, बट साथ में 10% चांस होते हैं कि अपोनेंट बर्न हो जाए, जिससे हर टर्न में उसको डैमेज पड़ेगा। ये काफी ज्यादा ऑसम चीज थी ऐश के लिए। ऐश बोलता है ये सब तो कुछ नहीं था, मैं इस बैटल के पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आया हूँ, टैलनफ्लेम रूस्ट अटैक का यूज करो। टैलनफ्लेम बिल्कुल ऐसे करता है और उसको जितना भी डैमेज पड़ा था वो सारा डैमेज रिकवर कर लेता है और उसकी एचपी दोबारा से फुल हो जाती है। सरीना ये देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि ऐश तुमने टैलनफ्लेम को रूस्ट अटैक कब सिखाया? कैलोस रीजन में तो इसके पास ऐसा कोई अटैक नहीं था। ऐश बोलता है कि मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी जब हमने फायर टाइप टीम सेलेक्ट की थी, तो मुझे पता था कि टैलनफ्लेम बाकी पोकेमॉन्स के मुकाबले थोड़ा वीक है, इसीलिए मैंने टैलनफ्लेम के साथ स्पेशल ट्रेनिंग की थी और उसको काफी सारे न्यू अटैक सिखाए थे, जिनमें से एक रूस्ट है। अब ऐश अपने टैलनफ्लेम को स्टील विंग अटैक यूज करने बोलता है, जिसके काउंटर में स्पिरिटूम यूज करता है ओमिनस विंड अटैक का, जिससे काफी तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, जिसके चलते टैलनफ्लेम स्पिरिटूम के पास नहीं पहुंच पाता है और अटैक भी नहीं कर पाता। मौका देखते हुए स्पिरिटूम यूज कर देता है शैडो बॉल अटैक का टैलनफ्लेम पे, जिससे टैलनफ्लेम अनबैलेंस्ड हो जाता है और इसी टाइम पे स्पिरिटूम यूज कर देता है डार्क पल्स अटैक का, जो कि वापस से टैलनफ्लेम के ऊपर लग जाता है और इस बार टैलनफ्लेम ऊपर से नीचे गिरने लगता है। कैरोलिना बोलती है कि स्पिरिटूम यही मौका है, साइकिक अटैक का यूज करो। स्पिरिटूम बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो टैलनफ्लेम को कंट्रोल करने लगता है। टैलनफ्लेम काफी कोशिश करता है उसके कंट्रोल से बाहर आने की, बट वो बाहर नहीं आ पाता। कैरोलिना बोलती है कि टैलनफ्लेम को माउंटेन के पीक से नीचे गिरा दो। स्पिरिटूम अपने साइकिक पावर्स का यूज करके बिल्कुल ऐसे ही करता है और टैलनफ्लेम पीक से नीचे गिर जाता है। टैलनफ्लेम को बचाने के लिए ऐश भी वहाँ से कूद जाता है और वो टैलनफ्लेम को पकड़ लेता है, बट अब ऐश और टैलनफ्लेम दोनों ही नीचे गिर रहे थे। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सब लोग काफी डर जाते हैं, बट कैरोलिना बोलती है कि डरने की कोई बात नहीं है। कैरोलिना अपने स्कारमरी को बाहर निकालती है, जो कि नीचे जाकर टैलनफ्लेम और ऐश दोनों को ही बचा लेता है और दोनों को ऊपर भी लेकर आ जाता है। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है अपने टैलनफ्लेम को बचाने के बाद और वो स्कारमरी को थैंक यू बोलता है टैलनफ्लेम को बचाने के लिए। तभी कैरोलिना अपने स्कारमरी को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और बोलती है एक बात माननी पड़ेगी, ऐश अपने पोकेमॉन से काफी ज्यादा प्यार करता है। टैलनफ्लेम और ऐश दोनों ही ऊपर आ जाते हैं। ऐश काफी खुश होता है कि उसका टैलनफ्लेम बच गया, उसको ज्यादा चोट नहीं लगी है, तो अब वो बैटल कंटिन्यू करना चाहता था। कैरोलिना बोलती है क्या तुम भूल गए, मैंने बैटल स्टार्ट होने से पहले एक रूल बताया था कि अगर कोई पोकेमॉन क्लिफ से नीचे गिर जाता है तो उसको हारा हुआ माना जाएगा, तुम उसको बैटल में दोबारा यूज नहीं कर सकते, यानी कि अब तुम्हारा टैलनफ्लेम भी हार चुका है। ऐश बोलता है क्या, मैं इस रूल के बारे में तो भूल ही चुका था, मतलब मेरा टैलनफ्लेम हार गया है। कैरोलिना हाँ बोलती है। मिस्टी बोलती है कि अब ऐश के 2 पोकेमॉन्स आ चुके हैं, वहीं पर कैरोलिना का एक भी पोकेमॉन नहीं हारा है। ये ऐश के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। देखते हैं कि ऐश आगे क्या करता है। ऐश अपने टैलनफ्लेम को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल की, अब इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी कि तुम हार गए, ये सिर्फ और सिर्फ इस रूल की वजह से हुआ है। अब तुम रेस्ट करो और मेरे बाकी पोकेमॉन्स आगे की बैटल देख लेंगे। ऐश अपने 3rd पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है जाओ इंसिनेरोर। इंसिनेरोर काफी टाइम बाद बैटल फील्ड में आया था और वो काफी एक्साइटेड था बैटल करने के लिए, क्योंकि फुली इवॉल्व होने के बाद इंसिनेरोर सबसे पहली बार बैटल फील्ड में आया था। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने इंसिनेरोर को फ्लेम थ्रोअर के साथ स्टार्ट करने बोलता है, जिसको स्पिरिटूम काउंटर करता है शैडो
शैडो बॉल के साथ। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं बट किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। इसके बाद स्पिरिटूम यूज करता है हिप्नोसिस अटैक का। ऐश अपने इंसिनेरोर को फ्लेम थ्रोर के साथ इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने बोलता है और इंसिनेरोर बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसके बाद स्पिरिटूम यूज करता है साइकिक अटैक का, बट ऐश अपने इंसिनेरोर को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है एंड उसके ऊपर साइकिक अटैक लग जाता है। बट कैरोलिना ये देखकर शॉक रह जाती है कि इंसिनेरोर के ऊपर साइकिक अटैक का असर नहीं हुआ है। ब्रॉक बोलता है ये तो काफी ज्यादा ऑब्वियस है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंसिनेरोर एक फायर और डार्क टाइप पोकेमॉन है एंड उसके डार्क टाइपिंग की वजह से वो साइकिक टाइप से इम्यून हो जाता है, यानी कि साइकिक टाइप अटैक उसके ऊपर काम नहीं आएंगे। ऑल्सो वो घोस्ट और डार्क टाइप को रेजिस्ट करता है, यानी कि उसके ऊपर स्पिरिटूम के कोई भी मूव ज्यादा काम नहीं आने वाले। अब स्पिरिटूम के पास ज्यादा चॉइस नहीं बची थी, जिसके चलते अपने स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए कैरोलिना अपने स्पिरिटूम को डेस्टिनी बॉन्ड अटैक यूज करने बोल देती है। ऐश बोलता है इंसिनेरोर तुम्हें किसी भी कंडीशन में इस अटैक को डॉज करना होगा। इंसिनेरोर पूरी कोशिश करता है इसको डॉज करने की, पर एंड में इंसिनेरोर के ऊपर यह अटैक लग ही जाता है। अब ऐश के पास कोई और चांस नहीं बचा था, वो अपने इंसिनेरोर को फायर फैंग यूज करने बोलता है जो कि स्पिरिटूम पे लग जाता है। फिर फ्लायर ब्लिट्ज अटैक का यूज करके इंसिनेरोर स्पिरिटूम को हरा देता है, पर तभी स्पिरिटूम के डेस्टिनी बॉन्ड के चलते इंसिनेरोर भी हार जाता है इतनी औसम बैटल करने के बाद। यानी कि ये बैटल टाई हो गई थी, दोनों ही पोकेमॉन्स हार चुके थे और दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन्स को पोकेबॉल में वापस लेते हैं। कैरोलिना काफी सेटिस्फाइड होती है स्पिरिटूम के परफॉर्मेंस से, बट ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। बट फिर भी इंसिनेरोर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसके चलते ऐश अपने इंसिनेरोर को अप्रिशिएट करता है। ऐश इस बैटल में काफी ज्यादा पीछे हो चुका था, बट ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तक तुमने अपने एस पोकेमॉन या फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का यूज नहीं किया है। ऐश बोलता है कि हाँ, असली बैटल तो अब स्टार्ट होगी। ऐश अपने 4th पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है जाओ इनफर्ने। वहीं पर दूसरी तरफ कैरोलिना अपने 2nd पोकेबॉल को निकालती है और ग्राउंड में फेंकती है, उसमें से हीटरैन निकलता है, जिसको देखकर सब काफी शॉक हो जाते हैं कि कैरोलिना का 2nd पोकेमॉन ही एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। मतलब स्पिरिटूम के बाद अभी भी कैरोलिना के पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बचे हुए थे। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मुझे अपने इनफर्नेप और बाकी पोकेमॉन्स पे पूरा भरोसा है, हम तुम्हें डिफीट करके रहेंगे। कैरोलिना बोलती है कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट इसको ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने देना। बैटल स्टार्ट हो जाती है, दोनों ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को फर्स्ट अटैक की तरह फायर ब्लास्ट यूज करने बोलते हैं। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। इसके बाद ऐश अपने इनफर्नेप को क्लोज कॉम्बैट यूज करने बोलता है, जिसके लिए इनफर्नेप हीटरैन के पास आ जाता है और काफी सारे पंचेस का यूज करके उसके ऊपर क्लोज कॉम्बैट यूज कर देता है। यह अटैक हीटरैन के ऊपर सुपर इफेक्टिव था, जिसके चलते हीटरैन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब हीटरैन यूज करता है स्टेल्थ रॉक अटैक का, जिससे पूरे बैटलफील्ड में काफी सारे रॉक्स आ जाते हैं, बट इससे इनफर्नेप को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जिसके चलते ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हीटरैन ने क्या किया है। ब्रॉक बोलता है कि अब क्योंकि हीटरैन ने स्टेल्थ रॉक का यूज कर दिया है, तो अब तुम कभी भी पोकेमॉन चेंज करते हो तो जो भी पोकेमॉन बैटलफील्ड पे आएगा उसको स्टार्टिंग में थोड़ा डैमेज पड़ेगा इन रॉक्स के चलते। बैटल कंटिन्यू होती है और ऐश अपने इनफर्नेप को डिग अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो जमीन में गड्ढा खोदकर अंदर चले जाता है। अब हीटरैन को समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना चाहिए। कैरोलिना बोलती है कि हीटरैन एक ही जगह पर खड़े रहो, पर तभी हीटरैन के नीचे से इनफर्नेप आ जाता है और उसके ऊपर डिग अटैक का यूज कर देता है, जिससे हीटरैन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। लेजेंडरी पोकेमॉन होने के बाद भी हीटरैन को इनफर्नेप डोमिनेट कर रहा था। अब हीटरैन यूज करता है टॉक्सिक अटैक का, जो कि इनफर्नेप के ऊपर लग जाता है, जिससे इनफर्नेप पॉइजन हो जाता है। अब उसको हर टर्न में डैमेज पड़ेगा। इसके बाद हीटरैन यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, जिसको इनफर्नेप डॉज कर लेता है, और इनफर्नेप यूज करता है स्टोन एज अटैक का, जो कि हीटरैन के ऊपर सुपर इफेक्टिव थे। इससे हीटरैन को काफी डैमेज पड़ता है। हीटरैन अब काफी ज्यादा वीक हो चुका था, क्योंकि इनफर्नेप ने उसके ऊपर 3 ही अटैक किए थे, पर तीनों ही अटैक सुपर इफेक्टिव थे। कैरोलिना ऐश के इनफर्नेप से काफी इंप्रेस होती है। वो बोलती है कि तुम्हारे इनफर्नेप को तो काफी सारे ऐसे अटैक आते हैं जो कि फायर टाइप पे सुपर इफेक्टिव है। ऐश बोलता है कि हाँ, मैंने और मेरे पोकेमॉन्स ने काफी ट्रेनिंग करी है इस बैटल के पहले, और मैं हर एक टाइपिंग को काउंटर करने के लिए तैयार हूँ। ऐश बोलता है इनफर्नेप चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, मार्क पंच का यूज करो। इसके काउंटर में हीटरैन यूज करता है आयरन हेड अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट इनफर्नेप का अटैक ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते हीटरैन धीरे धीरे पीछे जा रहा था और वो एकदम क्लिफ के एज पे आ गया था और गिरने वाला था। ऐश बोलता है इनफर्नेप यही मौका है, क्लोज कॉम्बैट का यूज करो और हीटरैन को पूरी तरह से नीचे गिरा दो। इनफर्नेप बिल्कुल ऐसे ही करता है। हीटरैन अपने आप को संभालने की काफी कोशिश करता है, पर लास्ट में वो नीचे गिर जाता है, और इसी के साथ हीटरैन इस बैटल में हार जाता है। स्कारमनी जल्दी से नीचे जाकर हीटरैन को बचा लेता है। कैरोलिना ऐश के इनफर्नेप की पावर को देखकर काफी इंप्रेस होती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पहले 3 पोकेमॉन तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे अगर हम इनफर्नेप से कंपेयर करें। ऐश बोलता है कि अब मेरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आने बाकी हैं। कैरोलिना बोलती है कि मैं उनकी पावर को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। अब कैरोलिना के 2 पोकेमॉन्स हार चुके थे। वहीं पर ऐश का 4th पोकेमॉन इनफर्नेप बैटलफील्ड में था। कैरोलिना अपने 3rd पोकेमॉन को निकालती है और बोलती है कि अभी तक तो मैं तुम्हें टेस्ट करी थी, इस पोकेमॉन को काउंटर करके दिखाओ, जाओ मैमोस्वाइन। मैमोस्वाइन पोकेबॉल के बाहर आ जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश
ऐश, मैमोस्वाइन तुम्हारे लिए एक थ्रेट हो सकता है क्योंकि ये ग्राउंड और आइस टाइप पोकेमॉन है। ग्राउंड टाइप अटैक फायर टाइप के ऊपर सुपर इफेक्टिव होते हैं। ऐश बोलता है ब्रॉक तुम एक और चीज भूल रहे हो एंड वो चीज तुम्हें बैटल के एंड में याद आ जाएगी। ऐश काफी कॉन्फिडेंट होता है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। मैमोस्वाइन स्टार्ट करता है अर्थक्वेक अटैक के साथ। इसके काउंटर में इन्फरनेप के पास कोई भी अटैक नहीं था, जिसके चलते इसका इन्फरनेप पे काफी डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने इन्फरनेप को मार्क पंच अटैक का यूज करने बोलता है। मैमोस्वाइन की स्पीड ज्यादा नहीं थी, जिसके चलते मैमोस्वाइन इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद इन्फरनेप यूज करता है क्लोज कॉम्बैट का। इसका भी मैमोस्वाइन पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और सिर्फ इन 2 अटैक से मैमोस्वाइन जमीन पर गिर जाता है। सब लोग ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि अब मुझे समझ में आ गया है, इन्फरनेप एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन भी है और फाइटिंग टाइप अटैक ग्राउंड टाइप पे सुपर इफेक्टिव होते हैं। वहीं पर मैमोस्वाइन एक आइस और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है और ये दोनों ही टाइपिंग फाइटिंग टाइप से वीक है, जिसके चलते फाइटिंग टाइप मैमोस्वाइन के ऊपर 4 टाइम्स इफेक्टिव हो जाती है। और ऐसे 2 स्ट्रॉन्ग अटैक्स लगने पर मैमोस्वाइन का इतना वीक होना काफी ज्यादा ऑब्वियस है। सरीना, मिस्टी, ब्रॉक और कैरोलिना सब लोग काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं ऐश के स्ट्रेटेजी से। पर मैमोस्वाइन वापस से खड़े हो जाता है और यूज करता है आइस बीम अटैक का, जिसको इन्फरनेप काउंटर करता है फ्लेम थ्रोवर से।